चलिए ध्यान दीजिए। अवध कंपटीशन सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास हमारी करंट अफेयर्स की क्लास होने वाली है। पिछली 2 कक्षाओं में शायद 2 या 3, कितनी कक्षाओं में हमने करंट अफेयर्स, 2 में करंट अफेयर जो भी कवर किया है, और आज थोड़ी देर तक क्लास करंट की चलेगी क्योंकि इसके बाद शायद एक क्लास और बचेगी। तो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और कुछ आपको आज मैं मटेरियल ज़्यादा दूंगा करंट अफेयर्स का, आप खुद उसको स्टडी करिए घर पे, क्योंकि संभव नहीं है उतना लिखवा पाना यहाँ, जितना आवश्यक है उतना पूरी नहीं लिखा सकते। तो इसलिए आपको आज पीडीएफ के माध्यम से मटेरियल उपलब्ध कराएंगे ताकि आप लोग खुद अपने सेल्फ स्टडी कर सकें। ठीक है, तो शुरू करें। कौन सी क्लास है आज? करंट अफेयर्स। अच्छा, अभी तक जो लिखाए हैं वो तो समझ में आ गया होगा सबको? सबको आ गया समझ में? करंट अफेयर का क्वेश्चन था आज पेपर में, था करंट अफेयर एक। चलिए, जो भी था इससे आपको मैथ पता लगेगा कि जीएस में क्या क्या पूछेगा करंट अफेयर्स के अंतर्गत। संख्या कम क्यों हो गई आप लोगों की टेस्ट के नाम पे आज? हर बार एक प्रश्न महत्वपूर्ण पूछता है, ब्रांड एम्बेसडर। ब्रांड एम्बेसडर का मतलब आपको पता है क्या है? नहीं। कोई ब्रांड है भारत में, मान लीजिए जैसे एक हमारा ब्रांड है एडिडास का, ठीक है, तो उसको प्रमोट करने के लिए किसी एक ऐसे महान शख्सियत को चुना जाता है जिसको लोग पसंद करते हो, और उसके फैन फॉलोवर जो हो उस पर अपना समय वेस्ट करें या फिर अपना पैसा वेस्ट करें ताकि कंपनी को इससे प्रॉफिट हो। तो इसके लिए जो ब्रांड एम्बेसडर होता है वो अच्छी खासी रकम लेता है, और उसका एडवर्टाइजमेंट का टाइम भी होता है कि इतने दिन से लेकर इतने दिन के बीच में हमारा आपका कांटेक्ट है। इसके बाद ना तो आप हमारा एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं और ना ही आप आधिकारिक रूप से हमारा फोटो लगा के अपना काम कर सकते हैं। तो कितने समय के लिए कौन कंपनी किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करती है, इसके लिए हम लोगों को, और ऐसा भी नहीं है कि केवल जो कॉर्पोरेट घराने वाले व्यक्ति हैं, जो कंपनियां हैं, वही अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करती हैं। सरकारें भी अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करती हैं। जैसे कि आप लोगों को एक मैं किस्सा बता रहा हूं। मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे पहली बार, तो उन्होंने सभी अधिकारियों को बुलाकर के एक मीटिंग कराई और कहा कि जो हमारे यहाँ रेगिस्तान है, जहां से केवल रेत रेत निकलती है, क्या कुछ ऐसी व्यवस्था बन सकती है कि इस रेगिस्तान से हमें कुछ इनकम होने लगे। अब रेगिस्तान से, बालू से आप क्या इनकम करेंगे? बालू खनन तो कर नहीं सकते, बिना खनन के आप रेगिस्तान में क्या करेंगे? तो अधिकारियों ने स्पष्ट रूप से कहा कि श्रीमान, यहां से हमें कोई कमाई नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ केवल रेत और रेत है, और रेत के माध्यम से हमें ज्यादा कमाई नहीं हो सकती। जितना हम इन्वेस्ट करेंगे हमारा उतना भी वापस नहीं आएगा। तो उन्होंने क्या व्यवस्था बनाई? उन्होंने एक ऐसा एडवर्टाइजमेंट करवाया कि ऊंटों को बुलाकर ऊंटों की सवारी और एक बड़ा पर्यटन के रूप में उसको विकसित किया। रेगिस्तान को इतना सुंदर, इतना पर्यटन के रूप में विकसित किया, और उस जमाने में अमिताभ बच्चन से उनको प्रचार करवा दिया, यानी अमिताभ बच्चन को ब्रांड एम्बेसडर वहां का बना दिया। इसका प्रभाव क्या हुआ कि आज गुजरात राज्य का 20% जो देता है वो राजस्थान देता है इनकम का। तो ब्रांड एम्बेसडर बनाने से इसका सकारात्मक लाभ बिल्कुल मिलता है, चाहे वो कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर हो, या फिर राज्य के ब्रांड एम्बेसडर हो, या किसी अन्य समुदाय के या किसी अन्य तथ्यों के ब्रांड एम्बेसडर हो। ठीक है, तो आज हम कुछ महत्वपूर्ण ब्रांड एम्बेसडरों के बारे में लिख लीजिए। ब्रांड एम्बेसडर, ब्रांड एम्बेसडर। जैसे ये होता है इनका जी, क्लास में है भाई। हाँ, प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक कंपनी का, हर कंपनी का अपना ब्रांड एम्बेसडर है। जिसने भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया, हर कंपनी का अपना ब्रांड एम्बेसडर। चलिए अब लिखते हैं।
लिखिए, युवा मतदाता युवा मतदाता जागरूकता राजदूत जम्मू कश्मीर। आप सब लोग जानते हैं कि अभी कुछ समय पहले ही हमारा जो देश था जम्मू कश्मीर को एक बार दोबारा से अभिन्न बनाने में सफल हुआ है। और जम्मू कश्मीर में अभी भी बहुत ऐसे संप्रदाय हैं, बहुत ऐसे लोग हैं जिनके प्रति भारत की भावना बहुत हीन है। काफी आतंकी संगठन वहां सक्रिय हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आज भी वो भारत से पूरी तरह से नहीं मिल पाते हैं। और इसका परिणाम यह है कि काफी लोग ऐसे हैं जो कि मतदान भी नहीं करना चाहते हैं, यानी सरकार के पक्ष में मतदान भी नहीं करना चाहते या किसी के पक्ष में मतदान नहीं करना चाहते। तो उन मतदाताओं को जागरूक करने के लिए जम्मू कश्मीर में एक राजदूत किसे बनाया गया है? चलिए बैठ जाइए तुरंत। ध्यान दीजिए इधर। तो जम्मू कश्मीर में युवा मतदाता जागरूकता के लिए राजदूत किसे बनाया गया है? तो बनाया गया है, वो फेमस क्रिकेटर हैं सुरेश रैना। लिख लीजिए, युवा मतदाता जागरूकता राजदूत जम्मू कश्मीर सुरेश रैना। और दूसरा हमारा प्रमुख ब्रांड एम्बेसडर आते हैं भारतीय स्टेट बैंक। भारतीय स्टेट बैंक के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? कोई बता सकता है वर्तमान में भारतीय स्टेट बैंक के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? वो भी एक बहुत ही फेमस क्रिकेटर हैं, बहुत, और उनका नाम है MS धोनी। इनका नाम, पूरा नाम महेंद्र सिंह धोनी है। ठीक है। वर्तमान में स्टेट बैंक के जो ब्रांड एम्बेसडर है कौन है हमारे? महेंद्र सिंह धोनी। फिर आता है बंगाल राज्य के ब्रांड एम्बेसडर। बंगाल राज्य के ब्रांड एम्बेसडर, ये भी फेमस क्रिकेटर हैं और बंगाल से ही आते हैं। कोई बता सकता है कौन है? ये रिटायर्ड क्रिकेटर हैं बंगाल के। इनको दादा की पदवी दी गई थी। सौरभ गांगुली, वेरी गुड। इनका नाम है सौरभ गांगुली। ये बीसीसीआई के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। ठीक है। हमारा जो बीसीसीआई है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया, उसके ये अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो इनका नाम क्या है? सौरभ गांगुली। किसके ब्रांड एम्बेसडर हैं ये? बंगाल राज्य के। लेज एंड जियो मार्ट के ब्रांड एम्बेसडर। जियो मार्ट पता है? लेज एंड जियो मार्ट। जियो मार्ट क्या है? जो हमारा जियो है, उस मार्ट का मतलब कि उसके माध्यम से आप कुछ ना कुछ सामान खरीद सकते हैं। मार्ट तो जियो ने पहले अपनी सिम निकाली, उसके बाद में फिर अपना सिनेमा निकाला, अब वर्तमान में वो अपना मार्ट भी चालू कर चुका है। तो जियो का जो मार्ट है, और लेज क्या है हमारा? एक खाद्य पदार्थ है, ये चिप्स वगैरह जो बनाती है खाद्य पदार्थ, उनके और ये जियो मार्ट के दोनों के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं हमारे? तो वो भी महेंद्र सिंह धोनी को बनाया गया।
पेपर अच्छा था, ज्यादा हार्ड तो नहीं था? हिंदी हार्ड थी क्या? हिंदी सही थी? हमारे पढ़ाने के बाद हार्ड लगे तब मतलब क्या है हमारा? गुरुजी मैं तो एक को ना कर पाया, टाइम ही नहीं बचा। गुरुजी का पेज खोल। एक हमारी बहुत ही फेमस कंपनी है, आप लोगों ने नाम सुना है, प्यूमा। कोई पूमा कहता है, कोई प्यूमा कहता है, उसका प्यूमा ही नाम है, प्यूमा। अब उसको प्यूमा इंडिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्यूमा इंडिया। तो ये प्यूमा इंडिया के ब्रांड, मैन्युफैक्चरिंग है बाहर होती है? नहीं, इसके कई ब्रांचेस हैं। इसकी जो हेडक्वार्टर है वो बाहर ही है, जो इसका मुख्यालय है। अब तो एक इंटरनेशनल कंपनी बन चुकी है प्यूमा। तो वर्तमान में भारत में इसका ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाया गया है? ये भी एक क्रिकेटर है फेमस। नहीं, अभी वर्तमान, मैंने आपसे कहा ना कि कोई भी क्रिकेटर हो या कोई भी शख्सियत हो, एक निश्चित समय के लिए उसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाता है। उसके बाद में वो अपने मतलब खुद ही पहले ही उसका हस्ताक्षर हो जाता है कि इतने समय के बाद मैं इसका ब्रांड एम्बेसडर नहीं रहूंगा और आधिकारिक रूप से आप हमारी फोटो का इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसकी ड्यूरेशन होती है, समय अवधि होती है। तो निश्चित समय अवधि के लिए ही आप ब्रांड एम्बेसडर किसी को बना सकते हैं। तो प्यूमा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं हमारे, ये भी एक बहुत ही फेमस क्रिकेटर है, इनका नाम है मोहम्मद शमी। प्यूमा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? मोहम्मद शमी। और इनके एक और लिख लीजिएगा प्रश्न, इन्हें हाल ही में, अच्छा, जो स्पार्क जो आता है जूता, उसका तो अभी तो फिलहाल वही है ना, अक्षय कुमार। अभी बता रहे हैं, रुके रहो। जो मोहम्मद शमी हमारे हैं, कोई टॉपिक कंप्लीट हो जाए फिर पूछो। जो मोहम्मद शमी है, इनको अभी जल्दी ही में कौन सा अवार्ड दिया गया है? अर्जुन पुरस्कार भी दिया गया, ये भी लिख लीजिए, इनको अर्जुन पुरस्कार भी दिया गया है। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो खेल के क्षेत्र में। और अर्जुन पुरस्कार में राशि कितनी मिलती है? तो 5 लाख। कुछ चीजें आपको आज मैं एक्स्ट्रा भी लिखाऊंगा, चाहे वो जीएस के हैं, करंट अफेयर से है, लेकिन ये मेरा मानना है कि 100% वो चीजें आपकी आएंगी हर हाल में। जैसे कुछ फेमस राइटर्स और उनकी बुक्स हैं, हर बार प्रश्न आता है इसमें। एक हिंदी से आएगा, एक जीएस से आएगा, 2 प्रश्न तो आना ही आना है। हिंदी वाला अलग रहेगा, जीएस वाला अलग रहेगा। तो हिंदी का तो मैं आपको लिस्ट दे दूंगा, क्योंकि हिंदी का निश्चित नहीं है भाई कहाँ से पूछ लेगा, एक विशाल सागर है हिंदी। और जीएस में ये होता है कि जो कुछ नए नए पुस्तकें होती हैं किसी महान व्यक्तित्व वाले व्यक्तियों की, उनको अधिकतम देता है। जैसे पिछली बार अनब्रेकेबल मैरी कॉम की पुस्तक है, यूपी पुलिस में पूछा गया था मैरी कॉम की अनब्रेकेबल किसकी आत्मकथा है। तो इस प्रकार जो नई नई कुछ पुस्तकें आई हैं उनके बारे में आप लोगों को आज डिस्कस कराएंगे। तो प्यूमा इंडिया के हमारे ब्रांड एम्बेसडर कौन है? हो गया? अब लिखिए, चुनाव आयोग का राष्ट्रीय आइकन, ये भी ब्रांड एम्बेसडर ही होते हैं। आइकन कहिए, एम्बेसडर कहिए। चुनाव आयोग का राष्ट्रीय आइकन ये किसको बनाया गया है? तो ये एक हमारे फेमस अभिनेता हैं, इनका नाम है राजकुमार राव। शादी में जरूर आना, पिक्चर बनाए ना, शादी में जरूर आना। पूरी 1 घंटे में आईएएस पीसीएस तो पिक्चर में ही बनते हैं। राजकुमार राव को क्या बनाया गया है? चुनाव आयोग का राष्ट्रीय आइकन। गुरुजी आपको देखो, ताकि गुरुजी के टारगेट होगा। भारत पेट्रोलियम।
भारत पेट्रोलियम का नाम सुना है? ये हमारी तेल उत्पादक कंपनी, बहुत फेमस कंपनी है भारत पेट्रोलियम। तो भारत पेट्रोलियम का ब्रांड एम्बेसडर कौन है अभी? अभी वर्तमान में भारत पेट्रोलियम का ब्रांड एम्बेसडर है राहुल द्रविड़। कौन है राहुल द्रविड़? बोल के लिखा है, ज्यादा सही रहेगा क्या? ज्यादा लिखने में दिक्कत हो जाएगी, चलिए बोल के लिखा है। अरे हमने कब कहा भाई, नहीं। तो भारत पेट्रोलियम के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? राहुल द्रविड़। ठीक, राहुल द्रविड़ कौन है हमारे? पूर्व क्रिकेटर, वर्तमान में भारतीय टीम के मुख्य कोच। ठीक है, भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच पद पर है, पुरुष टीम के मुख्य कोच के पद पर कार्यरत है। और इनको किसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो भारत पेट्रोलियम का। वेरी गुड। अब दूसरा लिखिए, आईसीसी विश्व कप 2023, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। आईसीसी विश्व कप 2023 का ब्रांड एम्बेसडर, तो ये किसे बनाया गया है? आईसीसी का मतलब क्या होता है? अरे नहीं भाई, सूर्य कुमार को। आईसीसी का मतलब क्या होता है? हाँ, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो आईसीसी का मतलब होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, यानी विश्व स्तर पर क्रिकेट संस्थाओं को ये संचालित करती है। ठीक है, आईसीसी का मुख्यालय दुबई में है। कहाँ पे है? और इसकी स्थापना 1905 ईस्वी में की गई थी। कब? 1905। भारत की क्रिकेट बोर्ड को नियंत्रित कौन करता है? बीसीसीआई। बीसीसीआई का मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया। बीसीसीआई की स्थापना 1928 में की गई थी। तो लिख लीजिए, विश्व का आईसीसी विश्व कप 2023 का ब्रांड एम्बेसडर कौन थे? तो ये थे शाहरुख खान। शाहरुख खान। ठीक है, लिखिए, एशियाई एशियाई हॉकी महासंघ का एशियाई हॉकी महासंघ एशियाई हॉकी महासंघ का एथलीट एम्बेसडर। कैसा एम्बेसडर? एथलीट। एशियाई हॉकी महासंघ का एथलीट एम्बेसडर तो ये है हमारी सलीमा टेटे। कौन है? सलीमा टेटे। सलीमा टेटे। हो गया इतना? अब लिखिए, सेवलॉन इंडिया द्वारा सेवलॉन सेवलॉन इंडिया द्वारा भारत के पहले ब्रांड एम्बेसडर। सेवलॉन इंडिया द्वारा भारत के पहले ब्रांड एम्बेसडर एवं दुनिया के भी पहले ब्रांड एम्बेसडर दुनिया के एवं दुनिया के भी पहले ब्रांड एम्बेसडर
दुनिया के भी पहले ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? शेवरॉन इंडियन के द्वारा दुनिया का पहला ब्रांड एम्बेसडर। तो ये हमारे सबसे फेमस क्रिकेटर हैं। सबसे फेमस क्रिकेटर कौन है? सचिन तेंदुलकर। वेरी गुड, सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर। सेवलॉन इंडिया में हम्म, सेवलॉन इंडिया सेवलॉन नहीं पता? सेवलॉन दो इससे एक तो सेवलॉन आता है हाथ हाथ धुलने वाला। यही पता नहीं नहीं, वो नहीं, ये एक संस्था है, कंपनी घड़ी का भी जी कंपनी। पर वो है क्या बोलेंगे घड़ी घड़ी लोग आता है हाँ? घड़ी के साथ वगैरह होता है तो ब्रांड में नहीं नहीं, ये सेवलॉन है, ये एक्सपोर्ट करती है काफी महंगी चीजें। दुनिया में पहला एम्बेसडर बनाया गया सचिन तेंदुलकर को। थोड़ा इंपॉर्टेंट और लिख लीजिए, उसके बाद आप लोगों को हम बताएंगे कि किस क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है और उसकी राशि कितनी होती है, और कुछ प्रमुख पुस्तकें और उनके लेखक कौन कौन से। ठीक है, आज की क्लास सबसे इंपॉर्टेंट होने वाली है। हाँ काफी, क्योंकि हमने ऑब्जर्व किया है कि इससे प्रश्न आता ही आता है, 2 से 3 प्रश्न देते हैं, बिल्कुल देते हैं। देखिए, यूनिसेफ, यूनिसेफ इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर। दुनिया के हाँ, यूनिसेफ का मतलब क्या होता है? यूनिसेफ, यूनिसेफ इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर। यूनिसेफ इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर। यूनिसेफ का मतलब पता है किसी को? UNICEF। देखिए, क्या है यूनिसेफ? ये अलग अलग नाम है, UNICEF, इसको जोड़ करके क्या कहा जाता है? यूनिसेफ। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो ऐसे असहाय और गरीब बच्चे हैं जिनका ध्यान रखने वाला कोई नहीं है, तो उनके देखभाल के लिए उनके लिए एक ऐसा संगठन बनाया गया है, जो ये संस्था उनको प्रोवाइड कराती है काफी चीजें, जो उनकी सुख सुविधा की चीजें हैं, यूनिसेफ द्वारा उन्हें प्रोवाइड कराया जाता है। मतलब जो असहाय हैं, ठीक है, जिनके ऊपर किसी का साया नहीं है, और अंतरराष्ट्रीय स्तर नहीं, पूरे भारत में नहीं, पूरी दुनिया में ऐसे लोग जहां हैं कि उनके ऊपर सरकार का भी कोई सहायता नहीं है और उनके पास उनकी व्यक्तिगत भी कोई संपत्ति नहीं है, तो यूनिसेफ संस्था जो है उनको सपोर्ट करती है। यूनिसेफ का फुल फॉर्म लिखना चाहेंगे? यूनिसेफ का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, यूनिसेफ। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। ठीक है, बनाओगे तो ये है इनका कौन बनाया गया है ब्रांड एम्बेसडर? हाँ, यूनिसेफ का। तो यूनिसेफ का ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं आयुष्मान खुराना। कौन है ये? कौन है ये आयुष्मान खुराना? वेरी गुड, ये अभिनेता है, अच्छे अभिनेता हैं आयुष्मान खुराना। हालांकि हम तो देखते नहीं पिक्चर वगैरह। आयुष्मान खुराना, ठीक है। चलिए इधर लिखिए पहले, बातचीत बाद में, बाहर यहाँ नहीं। हो गया? नहीं लिख जाए तो फिर भी ना बतियाओ भाई। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, तो आपको पता चल गया कि यूनिसेफ कैसी संस्था है। यूनिसेफ लिखिए, बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर। बिहार खादी के, बिहार का खादी पूरी दुनिया में मशहूर है, ठीक है। बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर
ये क्लास अच्छी लगती है आप लोगों को? इंटरेस्टेड करंट की? बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर व स्टेट आइकन बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर व स्टेट आइकन बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर व स्टेट आइकन किससे बनाया गया है? बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर नेशनल आइकन बनाया गया है बिहार खादी का तो एक बहुत ही कम उम्र में संगीत जगत में एक अपनी नई पहचान बनाने वाली भारत की लड़की है जिसका क्या नाम है? मैथिली ठाकुर। वेरी गुड, मैथिली ठाकुर। इनके साथ दो भाई हैं, ऋषभ ठाकुर और अयाची ठाकुर। ये तीनों लोग अपने आप मिलके गाते हैं। हाँ हाँ बजाते, बस अपने ही बजाते गाते हैं। तो बिहार स्टेट आइकन की कौन है? मैथिली ठाकुर। ठीक, लिख लीजिए उत्तराखंड राज्य के ब्रांड एम्बेसडर। उत्तराखंड राज्य, उत्तराखंड राज्य के ब्रांड एम्बेसडर उत्तराखंड राज्य के ब्रांड एम्बेसडर तो कौन है? ब्रांड एम्बेसडर उत्तराखंड राज्य के, इनका नाम है प्रसून जोशी। प्रसून जोशी। देखिए टीवी उन्मूलन कार्यक्रम, टीवी उन्मूलन कार्यक्रम टीवी उन्मूलन कार्यक्रम टीवी उन्मूलन कार्यक्रम टीवी उन्मूलन कार्यक्रम को कहा जाता है निक्षय मित्र। कौन सा मित्र? निक्षय मित्र। ये नाम दिया गया है टीवी उन्मूलन कार्यक्रम को, निक्षय मित्र। टीवी उन्मूलन कार्यक्रम यानी निक्षय मित्र। कौन से मित्र? निक्षय मित्र। के ब्रांड एम्बेसडर, टीवी उन्मूलन कार्यक्रम निक्षय मित्र के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? टीवी उन्मूलन कार्यक्रम की ब्रांड एम्बेसडर तो इनका नाम है दीपा मलिक। क्या, कौन है दीपा मलिक? तो ये एक एथलीट है, खिलाड़ी। ठीक है, कौन है? एथलीट है। सारे खिलाड़ियों को एथलीट ही कहा जाएगा, चाहे वो क्रिकेट खेलते हो, हॉकी खेलते हो, लूडो खेलते हो, खो खो खेलते हो या फिर कुछ भी खेलते हो, ताश भी खेलते हो, तो उनको, अब ये नहीं कि जो विकलांग है उनको एथलीट कहा जाएगा। ग्राउंड पे जाकर कोई भी खेल आप खेलते हैं तो आपको एथलीट ही कहा जाएगा। तो दीपा मलिक हमारी किसकी है? ब्रांड एम्बेसडर निक्षय मित्र यानी टीवी उन्मूलन कार्यक्रम की। एक हमारी वेबसाइट है माँ भारती के वीर सपूत। एक नई वेबसाइट चली है भारत के सेना और शहीदों के लिए। लिखिए वेबसाइट माँ भारती के वीर सपूत, वेबसाइट माँ भारती के वीर सपूत वेबसाइट माँ भारती के वीर सपूत के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ये सदी के महानायक, इनका नाम है अमिताभ बच्चन।
अमिताभ बच्चन एक ऐसे व्यक्ति हैं जो सबका प्रचार कर देते हैं। कोई नहीं मिलेगा उसका प्रचार अमिताभ बच्चन करेंगे, कुछ भी होगा प्रचार कर देंगे वो तत्काल। है हाँ, बोरो प्लस और घड़ी बहुत कुछ है, सब कुछ। वेल नवरत्ना गंगे कुछ बाकी नहीं है। कौन सी वेबसाइट है? माँ भारती के वीर सपूत। कौन है इनके ब्रांड एम्बेसडर? अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन, ठीक है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? इसका नाम नहीं है, तनिष्का व रिद्धिका कोटिया। तनिष्का व रिद्धिका कोटिया। तनिष्का व रिद्धिका कोटिया। रिद्धिका कोटिया। तनिष्का व रिद्धिका कोटिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ब्रांड एम्बेसडर। लिखिए, देश के मेटार कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर। क्यों शिवाजी, तुम टेस्ट नहीं दिए क्या? बाद में आए थे, ठीक। देश के मेटार कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर। देश के मेटार कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर। देश के मेटार कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? बहुत ही दरिया दिली वाले एक अभिनेता है हमारे, लेकिन कोरोना काल में लोगों की काफी मदद किए हैं। सोनू सूद, वेरी गुड, सोनू सूद। कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर। मेटार कार्यक्रम का मतलब देश के किसी भी कार्यक्रम में अपनी सहभागिता आप दर्ज कराइए। जो भी आपके सहयोग से देश में कार्यक्रम अगर है, चाहे वह स्वच्छता को कहा जाए, चाहे पर्यावरण बचाने के लिए कहा जाए, या कोई भी ऐसा कार्यक्रम कहा जाए जिसमें आपकी सहभागिता सुनिश्चित हो सकती है, तो उसमें अपना सहयोग आप प्रदान करिए, ठीक है। अब एक महत्वपूर्ण टॉपिक आता है कि हमारा जो प्रमुख सूचकांक है कि किस भारत का रैंक किस संस्था में कौन सा है। यानी भुखमरी सूचकांक है कोई, अगर प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक है, या फिर अंतर्राष्ट्रीय खाद्य स्तर का सूचकांक है, या फिर स्वच्छता सूचकांक है, तो उस पर भारत की रैंक क्या है, ठीक है। भारत किस रैंक पर है इन इंटरनेशनल और नेशनल सूचकांक में। और कई सूचकांक विभिन्न विभिन्न संस्थाओं के द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं। कुछ तो विश्व बैंक करता है, किसी को एशियाई एडीबी, एशियाई डेवलपमेंट बैंक करता है, एशियाई विकास बैंक, कुछ को भारत सरकार का रिजर्व बैंक करता है, कुछ को भारत सरकार का वित्त मंत्रालय, कुछ को भारत सरकार करता है, कुछ को जनेवा द्वारा, जो जनेवा में हमारे प्रमुख संस्थान हैं, कुछ संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा पब्लिश किए जाते हैं। लेकिन इनकी स्थिति में भारत की स्थिति क्या है, इन सब के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो लिख लीजिए, पहला
जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जितना इंपॉर्टेंट आप कहें कम है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, इसमें बस इतना ही लिखाया जाएगा कि पहला रैंक कौन सा है, भारत का रैंक कौन सा है, पहले नंबर पर कौन है, भारत का रैंक क्या है, बस इतनी चीज आप लोगों को लिखना है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024। ठीक है, कौन सा है, कौन सा है हमारा जलवायु प्रदर्शन सूचकांक। तो इसका जो इसमें जो पहला देश है वो है हमारा डेनमार्क। कौन है? और भारत की स्थिति एक तरफ लिख लीजिए, विश्व के प्रथम देश, दूसरी लिख लीजिए भारत की स्थिति, इससे ज्यादा आसानी होगी आपको पढ़ने में। प्रथम देश और दूसरा कॉलम भारत की स्थिति, यानी भारत किस रैंक पर है। तो इंडिया की रैंक है 7वीं। कौन सी? इंडिया की रैंक कौन सी है? 7वीं रैंक है। दूसरा लिख लीजिए, वैश्विक 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 पेंशन सूचकांक 2023। पेंशन, वैश्विक पेंशन सूचकांक। वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023। एक चीज आप लोग इंपॉर्टेंट और लिख लीजिए इसमें। क्या विश्व के प्रथम देश और भारत की स्थिति दो है, एक और लिख लीजिए कि कुल देश, यानी कुल देश कितने सम्मिलित हैं इसमें, तभी तो आपको पता लगेगा कि भारत की रैंक कौन सी आई इतने देशों में। एक तीसरा टॉपिक डाल लीजिए, कुल देश। हाँ बिल्कुल, 7वां स्थिति भारत के परिप्रेक्ष्य में है। विश्व पेंशन सूचकांक है, दूसरा है? पहले एक कॉलम और बना लीजिए, कुल देशों की संख्या। देखिए हम बता रहे हैं कैसे बनना है। एक तो सूचकांक डाल लीजिए आप, ठीक है। एक क्या डालेंगे? सूचकांक, ठीक है। फिर कुल देशों की संख्या, पहला सूचकांक डाल लीजिए, फिर कुल देशों की संख्या डाल लीजिए, फिर तीसरा टॉपिक डाल लीजिए प्रथम, और चौथा टॉपिक डाल लीजिए भारत की स्थिति। अब आ गया समझ में? पहले सूचकांक डाल लीजिए, उसके बाद में कितने देश हैं, प्रथम कौन है और भारत की स्थिति क्या है। अच्छे से समझ में आएगा, याद करने में बिल्कुल इजी रहेगा। प्रथम मतलब पहले नंबर पर कौन सा है, फर्स्ट रैंक। फिर भारत की स्थिति क्या है, 4th कॉलम, इंडियाज रैंक। दूसरा क्या लिखे आप लोग?
वैश्विक वैश्विक पेंशन सूचकांक। तो वैश्विक पेंशन सूचकांक में टोटल 108 देश सम्मिलित हैं। कितने देश? 108। वैश्विक पेंशन सूचकांक में कुल मिलाकर 108 देश सम्मिलित हैं। ठीक है, और इसमें पहला रैंक जो आया है वो डेनमार्क का ही है। किसका है? डेनमार्क। वैश्विक पेंशन सूचकांक में 108 देश कुल हैं। फर्स्ट रैंक डेनमार्क की है और भारत की स्थिति इसमें 64वीं नंबर है। कौन सी नंबर है? 64वीं नंबर। डेनमार्क है प्रथम। विश्व पेंशन सूचकांक में प्रथम डेनमार्क है। कुल देश 108 है। और अब इंपॉर्टेंट लिखकर डाल लीजिए टॉपिक, सबसे इंपॉर्टेंट जो लगातार लगभग आपको पिछली कक्षा में बताया, लगभग 100 बार तो पूछा गया होगा पेपरों में ये प्रश्न करंट का। कितनी बार? कम से कम 100 बार से ज्यादा, जब तक मैंने पुलिस के अलावा और भी पेपर बहुत से देखे हमने। जलवायु परिवर्तन वाले में हमारे शायद टोटल जो 2024 में सम्मिलित देश थे वो शायद 63 देश थे, 63। ठीक है, इसमें भारत का रैंक कौन सा था? 7वां था। और पहला डेनमार्क का था। टोटल देश 63 थे। अब डाल लीजिए एक इंपॉर्टेंट लिखकर, ग्लोबल हंगर इंडेक्स। कौन सा? ग्लोबल हंगर इंडेक्स। आप लोगों ने भी देखा है कि नहीं? ग्लोबल हंगर इंडेक्स देखा है? हाँ भाई, अलग है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स क्या है? ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ग्लोबल हंगर इंडेक्स, इसमें टोटल कितनी कंट्री हैं? तो 125, 125 देश है। टोटल देश कितने हैं? 125। और इस पर शीर्ष रैंक किसका है? तो पहला रैंक आता है बेलारूस का। किसका पहला रैंक है? बेलारूस। भारत की स्थिति क्या है इसमें? 3-1, 3 बार 3 टाइम 1-1-1। अब आप कैसे याद करते हैं? अब आपका मतलब है। हाँ, हमारे याद करने का तरीका दूसरा है। उद्देश्य एक ही होना चाहिए, याद होना चाहिए। आप कैसे भी याद करते हैं उसको। ठीक है, कितना हो गया? अब एक लिख लीजिए, वैश्विक शांति सूचकांक। कौन सा? वैश्विक शांति सूचकांक। शांति सूचकांक। वैश्विक शांति सूचकांक। टोटल कंट्री कितनी है इसमें? तो इसमें टोटल कंट्री है 163, यानी 163। टोटल देश कितने हैं? और इसमें पहला देश कौन सा आता है हमारा? तो पहला देश है आइसलैंड। एक ऐसा अनोखा देश है, अब भगवान जाने ऐसा क्यों रीति रिवाज है। यहाँ का रीति रिवाज है, अगर आपकी शादी होती है और आपके 2 बच्चे होते हैं तो सरकार आपको एक सरकारी नौकरी और एक फ्लैट देगी फ्री में। आप जैसे लोगों का गुजारा नहीं है ना, वहाँ की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करना चाहिए ना सर। अब ऐसे भरना होगा तो उठा के बिहार वालों को भर दीजिए, पूरा बिहार खाली हो जाएगा।
आइसलैंड पहले रैंक पर आता है किसमें, वैश्विक शांति सूचकांक में। और इंडिया की रैंक क्या है यहाँ 126, 126। लिखिए हो 126। क्या हुआ, हाँ? अब लिखिए विश्व निवेश रिपोर्ट। विश्व निवेश रिपोर्ट, विश्व निवेश रिपोर्ट, विश्व निवेश रिपोर्ट। इसमें कितनी कंट्री है, तो इसमें कंट्री है 187, 187। विश्व निवेश रिपोर्ट में 187 देश हैं। फर्स्ट कंट्री और इसमें फर्स्ट कंट्री है हमारी अमेरिका। ठीक है, और इसमें इंडिया की रैंक है 7 जी। भारत की स्थिति 7वीं है। बात मत करिए, क्यों बात कर रहे हैं, किसी ने कहा बात करने के लिए क्या? फिर पूछेंगे खड़ा करके एक आदमी को जी। निवेश का मतलब ये होता है कि आप अपने देश में आवश्यकताओं को देखते हुए कितना पैसा खर्च करते हैं। कि मान लीजिए आपने देखा कि हमारे यहाँ बेरोजगारी चरम पर है, तो हम कितना पैसा निवेश करेंगे, कितना खर्चा निवेश करेंगे कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बड़ा डेवलपमेंट हो जाएगा कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा और हमारी आर्थिक आय और राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि होगी। यानी संभावना को देखते हुए जो पैसा लगाया जाता है उसको निवेश कहते हैं। ठीक है, निवेश आप लोगों को पूंजी निवेश चीज़ें तो पढ़ाई की होगी ना इकोनॉमिक्स में, अर्थशास्त्र में। निवेश का मतलब ये होता है कि अब आप जैसे आपको उम्मीद है कि राम मंदिर बन जाएगा, 84 कोस परिक्रमा मार्ग बन जाएगा, विदेशी यात्री यहाँ आएंगे, रुकने के लिए उनको अच्छी व्यवस्था चाहिए, आप रोड किनारे 5 स्टार होटल बना देंगे, तो आप क्या कर रहे हैं, निवेश कर रहे हैं। लेकिन निवेश में आपको ये अपेक्षा है कि हमें आगे इसका जो लाभ है वो प्राप्त होगा। यानी लाभ की स्थिति को मन में देखते हुए जो पैसा खर्च किया जाता है उसको क्या कहते हैं, निवेश कहते हैं। तो सरकार के पास में सरकार देखती है कि कहाँ पर हम पैसा लगाकर और कितना लाभ अर्जित कर सकते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, निवेश कहा जाता है। तो भारत की रैंक उसमें कौन सी है, 7वीं। और सबसे ज्यादा निवेश कौन कर रहा है अभी वर्तमान में, अमेरिका। अमेरिका की राजधानी क्या है, अभी पूछ रहे कि एक आदमी से कुछ ना कुछ, अमेरिका की राजधानी क्या है। अब बताइए, जब आपको अमेरिका की राजधानी नहीं पता है क्या लिखेंगे वहां। अमेरिका की राजधानी नहीं पता है आपको, जब अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी। अमेरिका की मुद्रा क्या है, कौन सा डॉलर, अमेरिकी डॉलर। डॉलर तो बहुत देश का है, युगांडा में डॉलर चलता है, जिम्बाब्वे में डॉलर चलता है, अमेरिका में डॉलर चलता है, ऑस्ट्रेलिया में डॉलर चलता है। लेकिन डॉलर अपने अपने देश का अलग अलग डॉलर है। ब्रुनेई में, हंगरी में भी डॉलर चलता है। आप यहाँ का 1 रुपया लेकर जाइए, वियतनाम में 200 रुपया हो जाएगा आपके पास। आप यहाँ 1 लाख रुपया लेकर जाइए, वहां 2 करोड़ रुपया आपके पास हो जाएगा। डॉलर की कीमत जो है। अच्छा, विश्व में सबसे मजबूत पैसा कहाँ कमाना जाता है, अरे यूरोप तो पूरा महाद्वीप हो गया, देश बताओ। नहीं, सऊदी अरब नहीं, यहाँ पर डॉलर है वो मिलता है, रियाल जहाँ पे मिलता है गुरुजी, कौन सा देश, कुवैत जी नहीं। शक्तिशाली पैसा और उसके बाद में भारतीय रुपयों की अपेक्षा ज्यादा पैसा, दोनों में अंतर है। ठीक है, आप बात कर रहे हैं कुवैत की, यानी भारत, कुवैत का 1 रुपया भारत में लगभग 200 रुपये के बराबर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन शक्तिशाली पैसे का मतलब कि वैल्यू इंटरनेशनल स्थान पे किसकी ज्यादा है। तो वैसे तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार जो किया जाता है वो अमेरिकी डॉलर से किया जाता है। ठीक है,
अभी रसिया और चीन लगा है। चीन के पैसे को क्या कहते हैं? रियाल चीन में चलता है, युआन। युआन। और रसिया में क्या चलता है? यानी रूस। ठीक। लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पे व्यापार होता है डॉलर से, वो भी अमेरिकी डॉलर से। ठीक है। अब अमेरिका के पास ज्यादा से ज्यादा पैसा है, इसकी वजह से रूस चाहता है कि इंटरनेशनल जो व्यापार हो, इंटरनेशनल जो ट्रेड हो वो यूरो से हो, और चीन चाहता है कि जो हमारा युआन है उससे भी इंटरनेशनल ट्रेड हो। अब चूंकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मंजूरी नहीं मिल रही है, तो वर्तमान में क्या चल रहा है? डॉलर चल रहा है। लेकिन अगर मजबूती के आधार पर देखा गया है कि सबसे मजबूत पैसा कहाँ का है, तो वो है इंग्लैंड का। कहाँ का? इंग्लैंड। और उसको क्या कहते हैं? पाउंड। और ये कई बार प्रश्न आ चुका है, एक दो बार नहीं, कई बार। सबसे मजबूत कहाँ का पैसा है? क्या है ये? पाउंड। इसको पाउंड लिखते हैं, पाउंड इस तरह से, ऐसा मत लिख देना गलत। पाउंड। इसका भारत में कितना होता है? किसका? लगभग 85 रुपये। वो तो घटता बढ़ता रहता है ना। 1917 में भारत का आलम यह था कि भारत का 1 रुपया अमेरिका की लगभग 30 रुपए के बराबर था। यानी अमेरिका का 30 रुपया, भारत का 1 रुपया। भारत का इतना मजबूत रुपया था। भले ही भारत अंग्रेजों का गुलाम था, लेकिन इतनी मजबूत आर्थिक स्थिति थी कि भारत का जो 1 रुपया था, अमेरिका में उसको आप 30 रुपया बना सकते थे। लेकिन आज का आलम यह है कि अमेरिका का 1 रुपया भारत का 80 रुपये से भी ज्यादा है। ये हाल है। वो जमाना सही था कि अब ये जमाना सही है? वही सब समस्या है। हम देखिए अंग्रेजों का दिमाग कितना, कि दूसरे देश में उपनिवेश बनाने के बाद में भी ऐसी आर्थिक स्थिति हमारे टाइम वाला ये टाइम जमाना हुआ तो गुरुजी अमेरिका में बुला के घोर पानी का सब फेंकेगा। अमेरिका कब आजाद हुआ पता है आपको? कब आजाद हुआ अमेरिका? फिर भारत कब आजाद हुआ? अमेरिका 1776 में भी आजाद हो गया था। कब? अमेरिका जानते हैं किसका गुलाम था? भारत किसका गुलाम था? अमेरिका भी अंग्रेजों का ही गुलाम था। आप लोगों ने हिस्ट्री में बोस्टन टी पार्टी की घटना पढ़ी है? बोस्टन चाय पार्टी की घटना किसने पढ़ा है वर्ल्ड हिस्ट्री में? इंटरनेशनल टॉपिक से भटका रहे हैं आप लोग हमें। बोस्टन चाय पार्टी की घटना ऐसी थी कि दुनिया के 93% पर इंग्लैंड का कब्जा था। 93% पृथ्वी पर, 93% पृथ्वी पर अमेरिका का, इंग्लैंड का कब्जा था, जिसमें कोई भी ऐसा शक्तिशाली देश नहीं बचा था जो अमेरिका का गुलाम, इंग्लैंड का गुलाम नहीं था। दुनिया का एकमात्र एक ऐसा देश है जो आज तक किसी का गुलाम नहीं हुआ है। कोई बता सकता है कौन है? नेपाल। वेरी गुड, नेपाल। उसका कारण क्या था? नेपाल इसलिए किसी का नहीं गुलाम हुआ क्योंकि वहां का जो पहाड़ी क्षेत्र है उसका रास्ता लगभग सबको नहीं पता है, और वहां के जो लोकल लोग हैं वो उसका फायदा अच्छे से उठा लेते हैं। मैं लगभग 5 से 7 बार नेपाल खुद जा चुका हूँ। एक मंदिर है प्रभुनाथ, वहां दर्शन करने के लिए तो हम लोग जाते हैं, तो वो रास्ता लगभग 20 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है। और वहां उधर से हमारे साथ एक व्यक्ति आया था वहां का, वो 4 किलोमीटर में लेकर आ गया हमें। तो उन लोगों को इतना चीज पता है कि वो किधर से आए, कहाँ जाए, कहाँ निकल जाए, और इस वजह से कोई उनको गुलाम बना नहीं पाया। तो लगभग 93% देश भूभाग पर किसका कब्जा था? इंग्लैंड का। फ्रांस, रूस, जर्मनी, इटली, चीन, जापान, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, कोई बाकी नहीं था जहां किसने अपना कब्जा न किया हो? ब्रिटेन ने। अच्छा, कोई बता सकता है कि ब्रिटेन और इंग्लैंड में क्या अंतर है, और यूनाइटेड किंगडम में? किसी को है पता? हाँ बिल्कुल अलग है। ब्रिटेन क्या है, इंग्लैंड क्या है, और यूनाइटेड किंगडम क्या है? इंग्लैंड का मतलब, इंग्लैंड एक देश है ना, और ब्रिटेन एक राज्य है। अच्छा,
इंग्लैंड में आयरलैंड के कुछ क्षेत्रों को जब जोड़ा जाता है तो क्या बन जाता है? ब्रिटेन बन जाता है, ठीक। लेकिन इंग्लैंड, आयरलैंड और हॉलैंड आदि जैसे क्षेत्रों को जोड़कर वो क्या बन जाता है? यूनाइटेड किंगडम यानी यूके, ठीक है। अभी हम बात कर रहे हैं केवल ब्रिटेन की। दुनिया के 93% भूभाग पर कब्जा था किसका? इंग्लैंड का। 1776 में अमेरिका के ऊपर पूरी तरह से आधिपत्य था अमेरिका इंग्लैंड का, लेकिन वहां के लोग हम लोगों से ज्यादा जागरूक थे, ठीक है। उन्होंने कहा कि आप हमारे ऊपर कब्जा किए हैं, कोई बात नहीं, ठीक है, हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं, लेकिन आपकी जो संसद है उस संसद में हमारा प्रतिनिधि रहेगा। अगर हमारा प्रतिनिधि रहेगा तो हमारे हित की बात करेगा। लेकिन इंग्लैंड ने यह शर्त स्वीकार नहीं की, और जब इंग्लैंड ने शर्त स्वीकार नहीं की तो बोस्टन एक जगह है अमेरिका में, बोस्टन एक राज्य है, वहां पर महंगी महंगी चाय से भरे, चाय मतलब चाय पत्ती जो हम लोग कहते हैं, महंगी महंगी चाय से भरे समुद्री जहाज में बहुत ही कीमती चाय रखी थी, और विद्रोह करने के लिए अमेरिका के लोगों ने उसको उठाकर समुद्र में फेंकना शुरू कर दिया, और वहीं से आक्रोश की आग जल गई। स्वतंत्रता में जो हमारे यहाँ स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रपिता किसको कहा जाता है? बोलिए, अब ये भी नहीं पता? महात्मा गांधी। यानी भारत की स्वतंत्रता के लिए लोगों का कहना है, लोगों का मानना है, काफी लोगों का मानना होगा कि महात्मा गांधी ने बहुत काम किया है स्वतंत्रता के लिए। जब आप पढ़ लेंगे, जब आप उस स्तर पर पहुंच जाएंगे, तो आप गांधी को कभी गलत नहीं कहेंगे। गांधी को गलत वही बोलेगा या तो इंटर पास होगा या फिर बीए कर रहा होगा, बस। जिसने जीवन में कुछ नहीं पढ़ा वो गांधी को गलत कहेगा, ठीक। जो काम गांधी ने किया दुनिया में कोई नहीं कर सकता, ये मैं कह रहा हूं, जो जितना मैंने पढ़ा है, जितना मेरे पास अध्ययन जानकारी है, क्षमता है। एक बात बताइए आप लोग, किसकी यहां हिम्मत है जो अपने, चलिए छोड़ दीजिए, बता दीजिए, किसकी यहां हिम्मत है जो क्षेत्र के विधायक से जाकर खड़ा होकर बात कर सकता है सीधा सीधा? विधायक जी धरा ये काम है कोई दुनिया में ऐसा? हम ये क्लास में है कोई नहीं है ना। आप लोग गोलमेज सम्मेलन जानते हैं? गोलमेज सम्मेलन का नाम सुना है? गोलमेज सम्मेलन केवल सुना होगा, मतलब नहीं पता क्या होता है। ब्रिटेन में गोलमेज सम्मेलन ये होता था कि जहां जहां ब्रिटेन का कब्जा था उन देशों के प्रतिनिधियों को ब्रिटेन अपने यहां बुलाता था, और गोल टाइप की मेज लगती थी, और वहां बैठाने के बाद में कुछ जो कानून बनते थे उसको जबरदस्ती मानना ही मानना पड़ता था। महात्मा गांधी, कोई बता सकता है कि महात्मा गांधी किस गोलमेज सम्मेलन में गए थे? पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 1930, 1931, 1932 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था। दूसरा गोलमेज सम्मेलन था 1931 में, जब महात्मा गांधी कहां गए थे? ब्रिटेन गए थे, ठीक। लोगों ने देखा होगा कि महात्मा गांधी का पहनावा क्या था, परिधान क्या था? एक धोती में आधा लपेट लो, आधा पहन लो, और उसी परिवेश में वो व्यक्ति ब्रिटेन में गया था, ब्रिटेन की संसद में गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने। और वहां का जो वर्तमान तत्कालिक प्रधानमंत्री था, जिनका नाम था विंस्टन चर्चिल, महात्मा गांधी जो बहुत ज्यादा जलता था, और आप लोगों ने एक कथन पढ़ा होगा कि महात्मा गांधी को उसने अधरंगा फकीर कहा था, और यह प्रश्न आ भी चुका है कि महात्मा गांधी को अधरंगा फकीर किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल ने। विंस्टन चर्चिल जब महात्मा गांधी आमरण अनशन पर बैठे थे तो उसने ब्रिटेन से एक बहुत महत्वपूर्ण डॉक्टर को भेजा था कि जाकर देखो कहीं वो पानी ग्लूकोज के साथ, नींबू पानी के साथ ग्लूकोज तो नहीं ले रहे हैं। यानी जब आप आमरण अनशन पर बैठते हैं तो आपको केवल अधिकतम नींबू और पानी लेने की छूट मिलती है। अगर आप सही अनशन धरना पर बैठे हैं तो आप या नींबू ले सकते हैं, उसके साथ पानी ले सकते हैं, और भी कुछ अगर आप लेते हैं तो आपका आमरण अनशन टूट जाएगा। तो इंग्लैंड से उसने भेजा था एक अपना डॉक्टर कि जाकर आप चेक करिए कि कहीं महात्मा गांधी नींबू पानी के अलावा ग्लूकोज तो नहीं ले रहे हैं, क्योंकि शरीर को जागृत करने के लिए सबसे ज्यादा किसकी आवश्यकता है? ग्लूकोज की। कार्बोहाइड्रेट के बिना ग्लूकोज के शरीर आपका एक्टिव नहीं रह पाएगा। तो इस चीज के लिए उसने डॉक्टर भेजा था और कहा था अगर गांधी मरता है तो मर जाने दीजिए, लेकिन उसकी शर्त को स्वीकार हम नहीं करेंगे। तो बहुत जलता था। अब जिस व्यक्ति का दुनिया के 93% देश पर कब्जा है और आप उसके घर गए हैं, आपके पास एक धोती भी नहीं है, इस स्थिति में जब विंस्टन चर्चिल ने महात्मा गांधी से पूछा कि वेल मिस्टर गांधी, व्हाई यू आर नॉट वेयरिंग ए क्लॉथ, यानी आपने कपड़ा क्यों नहीं पहना, आपको पता है महात्मा गांधी ने क्या उत्तर दिया? जब महात्मा गांधी से विंस्टन चर्चिल ने पूछा कि आपने कपड़ा क्यों नहीं पहना, तो लगभग 80 साल की उम्र का वृद्ध व्यक्ति जाकर सामने खड़ा होकर कहता है कि सरकार हमारे देश का सारा कपड़ा तो आप ले आए, जब आपको नहीं हटेगा तो हम कहां से पहनेंगे।
आपको हिम्मत नहीं, आपने विधायक के सामने ऐसी बात कर दें और दुनिया के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति के उसके घर के सामने जाकर इस तरह का बोलो, तत्काल वहां से सम्मेलन छोड़कर चल दिया। दोबारा सम्मेलन में महात्मा गांधी नहीं गए। 1948 में प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया जा रहा था जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। आप लोग यूट्यूब पर सर्च करके पढ़िए प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। जिस दिन भारत को आजादी मिलने के लिए खुशी हो रही थी उस दिन जिन्ना के द्वारा पाकिस्तान में मार काट खून दंगा चल रहा था। उस दौरान दुनिया का कोई एकलौता व्यक्ति ऐसा नहीं था जो दंगा शांत करा सके। महात्मा गांधी एक ऐसे व्यक्ति थे जो कि 20 दंगे में घुसकर और उन्होंने 1 घंटे के अंदर पूरा दंगा शांत करवा दिया था। ऐसे थोड़ी किसी को कोई महान मान लेगा। आप अपने देश में किसी को नहीं कर पाएंगे। साउथ अफ्रीका में 1914 में महात्मा गांधी को उठा के फेंक दिया गया था और कहा गया था कि काले व्यक्तियों, मतलब रंगभेद की नीति तो सबसे ज्यादा कहां थी? साउथ अफ्रीका में थी कि काले व्यक्तियों को प्रथम श्रेणी पर यात्रा करने की अनुमति नहीं है। महात्मा गांधी से ऐसा व्यक्तित्व था कि वहां का रेलवे भी झुका, वहां की सरकार भी माफी मांगी और वहां के जो लोग शासन कर रहे थे वो भी नतमस्तक हुए। अपने समय के सबसे बड़े वकीलों में से एक थे महात्मा गांधी। अच्छा, अगर वो व्यक्ति चाहता तो वो खुद मजा नहीं ले सकता था अंग्रेजों के साथ मिलकर? कितनी बार ऑफर आया उसके पास। अब विचारधारा अपनी अपनी है। कुछ लोग बहकावे में आते हैं, कुछ लोग पढ़कर अपने माध्यम से अपनी सोच के आधार पर अच्छा बुरा कहते हैं। जीवन में ये तथ्य अगर आप निकाल देंगे कि महात्मा गांधी ने देश के लिए कुछ नहीं किया तो आप बहुत आगे जाएंगे, क्योंकि उस सिचुएशन पर आप अपने आप को रखकर देखिए। जब पूना पैक्ट किसी को पता है क्या है? अब अगर हमारे पास कम से कम 2 महीना हो तो हम आपको समझाएं हिस्ट्री अच्छे से। पूना पैक्ट के दौरान यरवदा जेल में महात्मा गांधी ने भीमराव अंबेडकर के साथ ये समझौता किया था कि हम आपको निर्वाचन के लिए अलग क्षेत्र देंगे मगर आप भारत को तोड़ने की बात मत करिए, नहीं तो 1930 में ही भारत का बंटवारा हो जाता। भारत को अंततः बचाने का काम महात्मा गांधी ने किया और भारत का यदि विभाजन हुआ तो उसमें महात्मा गांधी की गलती नहीं है। किसी को यह भी पता होगा कि पाकिस्तान की मांग सबसे पहले किसने की थी? किसने की थी? चलिए, सब अलग बात है बताना। अभी हम लोग अपने पॉइंट पे आते हैं। तो आप लोग डाल लीजिए हेनले पासपोर्ट इंडेक्स रिपोर्ट। कहानी बताएंगे, पूरा दिन लग जाएगा, कहानी तो खत्म होने वाली नहीं है। अंबार इतना अंदर भरा है कि दिन भर सुनाएंगे, साल भर सुनाएंगे, खत्म होने एक एक नया याद आ जाएगा। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में यह देखा जाता है कि दुनिया में सर्वाधिक शक्तिशाली पासपोर्ट किस देश का है, यानी किस देश का पासपोर्ट से आप दुनिया के तमाम देशों में यात्रा कर सकते हैं केवल एक देश का पासपोर्ट के साथ में। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण वरीयता सर्वश्रेष्ठ किस पासपोर्ट को माना गया है इंटरनेशनल आधार पे? तो इसमें हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में जो कुल देशों की संख्या है वो 193 है। कितनी है? 193। दुनिया में देश कितने हैं? 195 आधिकारिक रूप से। वैसे तो 206 है लेकिन आधिकारिकता जिसको प्राप्त है। सबसे छोटा देश कौन सा है दुनिया में? दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? भूटान, श्रीलंका। 2 शब्द आया, श्रीलंका, भूटान। और कोई? केरल। दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? चलिए अब ये भी लिखा दे रहे हैं। आज जब शुरू है तब शुरू है। टॉपिक डाल के पहले यही लिख लीजिए, तत्काल छोड़कर ये लिख लीजिए, स्टार बनाकर ऐसे स्टार बना के लिख लीजिए। तो पूरा बता दीजिए इसका प्रथम क्या है? प्रथम देश इसमें हाँ लिख लीजिए 193 देश है। इसमें जो प्रथम देश की संख्या है उसको सिंगापुर को प्राप्त है। किसको? इससे पहले जापान को मिला था, इस बार सिंगापुर को मिला है। ठीक है। और यहाँ इंडिया की रैंक 80 है। 80। भारत 80 नंबर पर है।
डाल लीजिए दुनिया का सबसे छोटा देश, दुनिया का सबसे बड़ा देश, जनसंख्या के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर। क्षेत्रफल के आधार पर भारत की कौन सी स्थिति है? दुनिया का सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी। कौन सा है? वेटिकन सिटी। यहाँ पर गुरुजी टोटल जनसंख्या कितना है गुरुजी वहाँ पे? लगभग जनसंख्या 6 लाख के करीब है। लिख लीजिए दुनिया का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है और दुनिया का सबसे बड़ा देश रूस। ठीक। सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश? दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश वर्तमान में भारत है। क्षेत्रफल में चीन बड़ा होगा। क्षेत्रफल में दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्र देश कौन सा है, कोई बता सकता है? रूस। दूसरा कौन सा है? चीन। तीसरा? चौथा? भारत के ऊपर कौन सा है? ऐसा भी प्रश्न आता है कि भारत के ऊपर कौन सा देश है। भारत के ऊपर ब्राजील है। ठीक है। रसिया, चीन, कनाडा, यूएसए, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, भारत। चलिए अब आगे देखिए। लिखिए ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक। ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक। ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक। जेंडर गैप सूचकांक। जेंडर गैप का मतलब, जेंडर गैप का मतलब ये होता है लिंगानुपात। 1000 पुरुष पर कितनी महिलाएं हैं? भारत में वर्तमान में 1000 पुरुष पर कितनी महिलाएं हैं? 943। उत्तर प्रदेश में? वेरी गुड। जनसंख्या घनत्व क्या है उत्तर प्रदेश का, क्या है? और नेशनल लेवल पे सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व किस राज्य में है? वेरी गुड। कौन बोला है? बिहार। सबसे कम कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। दुनिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ है? सिंगापुर में। ठीक है। सबसे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कहाँ है? जिब्राल्टर। चलिए अभी तो बहुत बहुत घाट घाट का पानी पीजिए तब सब समझ में आएगा। आज कहाँ जान जाएंगे इतना। तो क्या लिखे आप लोग? ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक। तो इसमें टोटल कंट्री है हमारी 146। 146। ठीक है। और इसमें जो पहले रैंक वाला देश है वो है आइसलैंड। यहां लड़कियां हैं ही नहीं ज्यादा, लड़कियों की कमी बहुत है। और अच्छा, भारत में सबसे कम लिंगानुपात कहाँ है? फिर भी याद आ जाता है कि सबसे कम लिंगानुपात भारत में है हरियाणा में। हरियाणा में लड़कियां कम है लड़कों से ज्यादा। धीरे धीरे सही हो रहा है। खैर आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। शिशु लिंगानुपात क्या है, मातृ दर क्या है, उसके बाद में जनसंख्या घनत्व क्या है, शैक्षिक स्तर क्या है, कितने लोग शैक्षिक है। भारत का सबसे ज्यादा शैक्षिक राज्य कौन सा है साक्षरता वाला? भारत का वो कौन सा जिला है जो 100% साक्षर है? एक भी व्यक्ति अक्षर नहीं, सब कोई पढ़ा लिखा है। जिला बहुत गहराई तक है, जानकारी काफी है। तो मिजोरम का एक जिला है सरचिप। कौन सा? सरचिप, जो 100% साक्षर है।
एक भी व्यक्ति वहां ऐसा नहीं जो पढ़ा लिखा ना हो, ठीक है, सब कोई पढ़ा लिखा है। केरल की साक्षरता दर कितनी है? लगभग 93%। मतलब 100 व्यक्ति में 93% तो पढ़ा लिखा है ही है, 93 व्यक्ति। भारत की जनसंख्या साक्षरता दर क्या है अभी? चलिए ये जीएस वाले सर का टॉपिक है, इनको लिखाना है अभी हमारा तो। अभी क्या लिखा है हम? तो आइसलैंड बताया नहीं, क्वेश्चन क्या था? ग्लोबल जेंडर गैप, इसमें इंडिया का 127 है। बहुत अच्छी चीज है ना, इसमें 140 भी होना चाहिए भारत का। 140 का मतलब ये है कि खाई खत्म हो रही है। केवल 13 देश ऐसे हैं जो कि हमसे सही हैं, जहां लड़की लड़के बराबर हैं, तो हम भी ठीक है। 146 में 27 है, कोई गड़बड़ थोड़ी है। लगभग लगभग कवर हो रहा है, जनसंख्या बढ़ रही है। एक आर्टिकल में छप कर आया था कि जितनी संख्या है पाकिस्तान की, मतलब आजादी के दौरान जितनी पाकिस्तान की संख्या थी, उतना प्रतिदिन भारत में पैदा होते हैं। यानी एक हिसाब से भारत एक पाकिस्तान रोज पैदा करता है, ठीक है। अब लिख लीजिए वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक। वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक। तो इसमें टोटल कंट्री है हमारी 64। प्रतिस्पर्धा का मतलब क्या होता है? प्रतिस्पर्धा मतलब कि मतलब हर प्रकार से हर तथ्य के बारे में सोचना, लगातार आने वाले समय में आप एक एक प्रतिस्पर्धा कराते रहे। तो टोटल कंट्रीज में कितनी है? 64। और इसमें पहला रैंक आता है डेनमार्क का। किसका? डेनमार्क का। काफी चीज में नॉर्वे डेनमार्क बहुत अबव है हर जगह। पहले रैंक किसकी है? डेनमार्क की। इंडिया की रैंक कौन सी है? तो इंडिया की रैंक है 40 यानी 40। अब लिख लीजिए सतत विकास रिपोर्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। सतत विकास रिपोर्ट, नहीं अलग। सतत विकास रिपोर्ट, जी जी सूचकांक ही है ना ये। सतत विकास रिपोर्ट, इसमें टोटल कंट्री पार्टिसिपेट करती हैं 166। 166 लिखा। और इसमें जो फर्स्ट रैंक है वो है फिनलैंड का। ठीक है, किसका है? फिनलैंड का। और इंडिया की रैंक है हमारी पुलिस बुलाने वाला। हमारा दूसरा मानना है, हम बहुत कुछ सोच के एक दूसरे से कनेक्ट करके याद करते हैं। याद रहे बस, कैसे भी याद हो। आप लोग भी किसी से रिलेट करके याद करिए, याद रहना चाहिए। सतत विकास रिपोर्ट में टोटल कंट्री है 166। पहला रैंक है फिनलैंड का। भारत की रैंक कौन सी है?
112। ठीक, लिखिए अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक, ये भी इंपॉर्टेंट है। बौद्धिक संपदा सूचकांक, अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक। अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में टोटल कंट्री जो पार्टिसिपेट कर रही हैं वो है 55, यानी 55। पता है गुरुजी? 55, 55। अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 55। गुरुजी मोटे में मतलब 58 लिखा है। नहीं, ये 55 है। बोलिया ना जाए। ठीक, अच्छा हाँ, ये गड़बड़ हो गया क्या? ठीक है, अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक, और इसमें प्रथम है अमेरिका। अरे हमरे बस में तो तू ही आगे ले आई, लेकिन तुम मेरे बस में है आगे लाया ना, फिर पीछे चला गया। तो पहला रैंक किसका है यहाँ? अमेरिका का। ठीक, इसमें इंडिया की रैंक कौन सी है? इंडिया की रैंक है इसमें 42। ठीक है, इंडिया की रैंक कौन सी है? 42। अब एक लिख लीजिए गुड गवर्नमेंट इंडेक्स, यानी सरकार अच्छा काम कैसे कर रही है, कौन सी सरकार अच्छा काम कर रही है। गुड गवर्नमेंट इंडेक्स, गुड गवर्नमेंट इंडेक्स। तो इसमें टोटल कंट्री है गुड गवर्नेंस इंडेक्स में 104, 104। और गुड गवर्नमेंट इंडेक्स में पहला देश है सिंगापुर। पहले आपन सोचो 60,242 में कौन रैंक आए, अतरा सोचो, काहे परेशान हो आप। जी क्या कोई पूछा कुछ? कितने टोटल कितने देश हैं? 104। पहला रैंक किसकी है? सिंगापुर। इंडिया की रैंक है इसमें 57, यानी 57 नंबर पर भारत है कि भारत की सरकार अच्छा काम कर रही है। और अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न, आज तक आपने जितना लिखा है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, यानी प्रेस के ऊपर, प्रेस को किसी भी कंट्री का फोर्थ पिलर माना जाता है। किसी भी सरकार का, किसी भी संस्था का उसके ऊपर कोई दबाव नहीं होता। प्रेस यानी पत्रकार अपने स्वतंत्रता के साथ काम कर सकते हैं, वो सरकार से भी प्रश्न पूछ सकते हैं, विपक्ष से भी और किसी से भी। तो कौन सी कंट्री उनको पूरी तरह से स्वतंत्र की है? अब जैसे चीन के परिप्रेक्ष्य में चीन का पत्रकार कुछ भी गड़बड़ नहीं लिख सकता, तत्काल उसको सजा हो जाएगी। एक देश है नॉर्थ को, उत्तरी कोरिया, आप लोगों ने सुना होगा, किंग जोन उन। कौन सी पीढ़ी है कि किंग जोन उन की कौन सी पीढ़ी है? 1946 में, 1946 में ये देश अलग हुआ, नहीं तीसरी।
तो 1946 में 38वीं समानांतर रेखा, आप लोगों ने पढ़ा होगा, 38वीं समानांतर रेखा बनाई गई। तो एक तरफ दक्षिणी कोरिया हो गया और एक तरफ उत्तरी कोरिया हो गया। तो दक्षिणी कोरिया तो बहुत डेवलप है, भारत में रेलवे मेट्रो चल रही है, और आप में एप्पल का फोन यूज करते हैं। ये सब सारी चीजें कहाँ की हैं? बहुत तगड़ी टेक्नोलॉजी है दक्षिणी कोरिया की। दक्षिणी कोरिया की जो दिल्ली मेट्रो बनी है, दक्षिणी कोरिया की टेक्नोलॉजी है। आईफोन एप्पल का है, कहाँ की टेक्नोलॉजी है? दक्षिणी कोरिया की टेक्नोलॉजी। सैमसंग दक्षिणी कोरिया की टेक्नोलॉजी है। लेकिन उत्तरी कोरिया में केवल इसके पास एक हथियार है, वो है परमाणु बम, और वो रोज धमकी देता है सबको, मार देंगे मार देंगे, क्योंकि उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं है। और आप काफी तथ्य उसके बारे में नहीं जानते होंगे। उसके यहाँ मीटिंग में उस देश का रक्षा मंत्री, उसको नींद आ गई थी, उसने तत्काल उसको तोप से बांध के उड़वा दिया तुरंत। अपने देश के रक्षा मंत्री को 1 घंटे के अंदर तोप से बांधकर तुरंत उड़वा दिया। उसने कहा जिस देश का रक्षा मंत्री सो गया, उस देश की रक्षा संस्था सो गई। उसके बाबा के मरने में जिसने नहीं रोया था, 3 पीढ़ी को दंड मिला है। पिताजी का मेरे पर क्यों मार पड़ा टीचर? किंग जोंग उन, पहले थे किंग जोंग सुन, किंग जोंग डुन, और अब किंग जोंग उन। मुंह में लकवा मार जाएगा इतना नाम लेंगे उसका। तो सन की तानाशाह के नाम से जाना जाता है वो। क्योंकि सर उसमें वहाँ पर एक नियम है कि उसमें चाहे जितना फैमिली है, चाहे जितना वहाँ पे हो गाँव वगैरह, उसमें हर गाँव में यानी कि हर घर में हर एक को आर्मी में जाना ही जाना है। कहाँ जाना है? आर्मी में। हाँ, वो तो जबरदस्ती सेवा देनी है। जैसे उसको तो जबरदस्ती लेनी है। दुनिया का एक देश है, पहले सुनिए इधर, दुनिया का एक देश है इजराइल, जहां स्वेच्छा से हर महिला हर पुरुष सेवा अपनी देता है। और अगर बात आप करें कि दुनिया के सबसे राष्ट्रभक्त और देशभक्त नागरिक कहाँ के होते हैं, तो सबसे ज्यादा इजराइल के होते हैं। गोंडा से थोड़ा बड़ा होगा शायद, अपने गोंडा से, लेकिन दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं जो इजराइल से बाजने की हिम्मत कर सके। और जिसने भी इजराइल के ऊपर आक्रमण किया है, उसने अपनी जमीन खोई है, अपना मतलब जितनी भी संपत्ति खोई, लेकिन इजराइल को आज तक कोई झुका नहीं सका। ऐसी टेक्नोलॉजी। इजराइल के बॉर्डर पर सैनिक नहीं रहते ज्यादा, लेकिन कोई माइकलाल बॉर्डर पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता। ऐसी टेक्नोलॉजी है, तत्काल कैप्चर कर लेगा वहां आपको। वहां की जैसे हमारे यहाँ एजेंसी है रा, CID, CBI, एक दुनिया की सबसे खतरनाक एजेंसी है, सिक्योरिटी एजेंसी, जिसको कहते हैं मोसाद। क्या कहते हैं? मोसाद। और वो दुनिया की सबसे खतरनाक मानी जाती है। कहाँ की है वो? इजराइल की। इजराइल की जो मोसाद है वो एजेंसी है, सिक्योरिटी एजेंसी। अगर आप घर बैठे प्लान बना रहे हैं तो उसको पता चल जाएगा, भगवान जाने कैसे चल जाएगा। तो इजराइल के ऊपर दुनिया का कोई भी देश आंख उठाने की जरूरत नहीं करता है। इजराइल से लगभग मुस्लिम देश 56 आक्रमणकारी थे, और 56 देश इजराइल से भिड़े थे। लेकिन इतिहास गवाह है कि आज तक जितने भी देशों ने इजराइल के ऊपर आक्रमण किया है, वो सब देश हारे हैं। 56 देश में जितने देशों ने आक्रमण किया, सब देशों को अपनी जमीन देनी पड़ी इजराइल को, और इजराइल का बाल बांका नहीं हुआ, क्योंकि इजराइल के ऊपर सबसे बड़ा सपोर्ट है अमेरिका का। अमेरिका उसको एक हिसाब से कह सकते हैं कि अमेरिका का वो पुत्र है। और दुनिया का एकमात्र यहूदी देश है। कौन सा है? यहूदी देश। यहूदी कहीं भी पैदा होते हैं, उनको स्वतः इजराइल की नागरिकता मिल जाती है। इजराइल एक ऐसा रिलीजन है जहां वो कन्वर्जन पे विश्वास नहीं करता। आप मुसलमान में जाएंगे, हिंदू में जाएंगे, मैं किसी जात का पक्षधर नहीं हूं। अगर कोई भारत में है तो हम लोग सोचेंगे कि वो सनातनी बन जाए, यानी हिंदू धर्म अपना ले। आप मुसलमान में जाएंगे, वो आपको पैसे देकर, क्रिश्चियन में जाएंगे, तमाम ईसाई मिशनरियां जो लगातार ज्यादा पैसे देकर धर्मांतरण करवा रही हैं। आप इजराइल या फिर आप पारसी यहूदी के पास जाएंगे, वो कन्वर्जन करते हैं, मार के भगा देंगे, जाओ अपन काम करो। यानी वो अपने धर्म में जल्दी आपको सम्मिलित नहीं करेंगे। बहुत कर्मठ, बहुत ईमानदार, बहुत मेहनती और बहुत शातिर आदमी होते हैं यहूदी। तो हम लोग कहाँ थे? गुड गवर्नमेंट इंडेक्स। अच्छा, अब हमारा क्या था? हमें नहीं पता ये सब। क्या लिखा आप लोगों ने? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। इसमें टोटल ऑफ कंट्री है 180। कितना है? यानी 180। जल्दी जल्दी लिखिए, बहुत कुछ लिखना है। और इसमें पहली कंट्री कौन सी है? नॉर्वे। गुड, नॉर्वे। मेहनत कर रहे हैं कुछ लोग अच्छे से। इंडिया की रैंक क्या है?
वेरी गुड, 161, ठीक। 161। अच्छा, आप लोग मोस्टली कितने बजे से कितने बजे तक पढ़ते हैं? ईमानदारी से बताइए। नहीं मतलब रात में, सुबह, दिन में, कब आपका टाइम अच्छा पढ़ने वाला? 9 से 2 सर। हाँ, 8 से 2। रात में 2 बजे तक? कितने बजे से? 9 से 5 से। दिन में सर टाइम नहीं मिलता, दिन में इतना घर वाले में बच्चे अच्छे सब हैं। आपके बच्चे हैं? अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं नहीं ठीक है भाई, बच्चे की पता नहीं। हम काफी लोगों का हम देखते हैं कि वो सुबह 9 बजे से या 8 बजे से 10 बजे से पढ़ते हैं, लेकिन हमारा रूल है कि हम जब भी पढ़ाई करते हैं, अगर हम सो जाएंगे 8 बजे, ठीक, अगर उठेंगे 12 बजे, 1 बजे, 12-1 बजे से पढ़ना शुरू करेंगे। लोगों का मानना है कि आंख नहीं खुलती, और हमारी आंखें अलार्म बजेगा तो आंख खुल जाएगी, फिर 8 बजे तक पढ़ें, 6 बजे तक पढ़ें, कोई सिस्टम नहीं। एक बार उठ गए सोकर, फिर नहीं सोना है कभी। और हमारी रूटीन बन चुकी है ऐसी, अभी नहीं इलाहाबाद, मतलब जो व्यक्ति या तो घर से बाहर पढ़ने गया तो उसके सोने की तो काम खत्म हो चुका, कोई सोने का फिक्स टाइम नहीं है। और हम लोगों की एक तो बेरोजगार आदमी को ऐसे नींद ज़्यादा कहाँ आती है, हम लोग उसी श्रेणी में हैं। कोई काम ऐसे, अब कोई व्यक्ति, अच्छा बताओ, आप लोग अच्छे से पढ़ लिख कर बिल्कुल वेल अप टू डेट होकर काम करने जाएंगे? कोई ईमानदारी से मन करेगा करने को? नहीं करेगा। एक ही उम्मीद है कि जितना पढ़ना है उतना पढ़ेंगे, जितना पढ़ना है उतना पढ़ेंगे। यही आप लोगों को हम बता रहे थे कि अगर कदम रख दिए हैं तो आप पीछे जाएंगे तो भी हंसी है। एक और अजगर लगे, एक और मिल रहा है। अब एक और तो अजगर लगाए है निशाना, एक तरफ बाघ खड़ा है, बिकल बटोई बीच में परियो मूर्छा खाए, इधर जाओ तो वो मार डाले, इधर जाओ तो वो मार डाले। अब एक ही संघर्ष आपको करना है कि करते जाना है, बस जो होगा देखा जाएगा। अपने आप को कम मत आकिए। अगर बराहमी फाल व्यक्ति आईएएस बन सकता है तो हम लोग तो आराम से दरोगा, पुलिस, एसपी, डीएसपी कुछ तो बन ही सकते हैं कभी कभी, कुछ नहीं तो क्लर्क, एमटीएस तो बन ही सकते हैं, 40-50 हजार आराम से कमा सकते हैं। तो हमारे कहने का मतलब ये नहीं आप कहाँ पढ़ते हैं, आप दिन भर में कभी भी टाइम मिले, पढ़ने का कोई टाइम नहीं। और एक चीज और है, टाइम टेबल शेड्यूल काम का बनाइए। हम एक दिन और भी बता चुके हैं आप लोगों को, कोई भी टाइम टेबल, कोई भी शेड्यूल अन्य कामों का बनाइए, पढ़ने का कोई टाइम टेबल नहीं। मतलब ये काम करने के बाद जब भी टाइम मिलेगा तब पढ़ेंगे। आप हमारा फोन देख लेंगे, लगभग 118 ऐप्स है, जिसमें लगभग 70 ऐप्स पढ़ाई वाला है। कोई बाकी नहीं जो हमारे फोन में ना हो ऐप्स स्टडी का, इसीलिए डबल फोन यूज करते हैं। कोई स्टडी ऐप नहीं बाकी है। किसी भी माध्यम से पढ़िए, बस पढ़िए, है ना। पैसा आना चाहिए किसी भी माध्यम, लोगों को कहना नहीं पैसा आना चाहिए कैसे भी आए, वैसे पढ़िए, चाहे जैसे पढ़िए। क्योंकि जीवन में आपके संकल्प का कोई विकल्प नहीं है। अगर आपने संकल्प ले लिया तो उसका कोई विकल्प नहीं है, ठीक। अब लिखिए वैश्विक दासता सूचकांक। हमें लग रहा है आज की क्लास आप लोगों को ज्यादा अच्छी लग रही है। वैश्विक दासता सूचकांक। अब ये दासता क्या है? वैश्विक दासता सूचकांक, दासता क्या है? जैसे दासता का मतलब कि आप जबरदस्ती किसी को जबरन कोई काम करवा रहे हैं, उसको दास बनाकर रख रहे हैं। वो नहीं चाहता है कि हम करेंगे, लेकिन आप जबरदस्ती नहीं, आपको करना ही करना है। खुशी से करोगे नहीं, दुख से करोगे, करो, वही हाल है, करना ही करना है। देखिए ये जो दासता प्रणाली है, ये दुनिया की बहुत गंदी प्रणाली थी। आपने नाम सुना होगा अब्राहम लिंकन का, ठीक है। कौन थे अब्राहम लिंकन? कोई राष्ट्रपति थे, कहाँ के? अमेरिका के तीसरे राष्ट्रपति, ठीक है। अमेरिका के किसी व्यक्ति ने उन्हें चाकू मारकर उनकी हत्या कर दी थी। इतने बड़े देश के राष्ट्रपति थे, कौन चाकू मार के चला गया भगवान जाने। तो उनके जो पिताजी थे वो दासता प्रणाली से बहुत पीड़ित थे, यानी उनको इस प्रकार से दास बनाकर रखा गया था कि पहले जमाने में होता था कि दास खरीदा जाता था। आप 1000-2000 दिनार पैसा देकर आप खरीद लेते थे, उसके बाद जो मन करे आप उससे करवाइए, ठीक है। आप लोगों ने मलिक काफूर का नाम सुना है? इतिहास में मलिक काफूर एक ट्रांसजेंडर था, मलिक काफूर,
ठीक है, जिंदगी खत्म हो जाती पूरी। लेकिन उसको 1000 रुपए में खरीदने के बाद में, और वो इतना वीर निकला कि अलाउद्दीन खिलजी के लिए उसने आधी दुनिया जीत ली थी। उसको 1000 दिनारी कहते हैं, नहीं 1000 दिनार में वो खरीदा गया था, लेकिन वो इतना वीर निकला कि उसने पूरा भारत की तो बात छोड़िए कि विश्व स्तर पर बढ़ चुका था जीतते जीत, दक्षिण भारत में भी लोगों को जीत लिया था उसने। एक आपने मूवी देखी होगी पद्मावत, उसमें एक है ना मलिक काफूर, वही है मलिक काफूर, वो ट्रांसजेंडर था। तो वैश्विक दासता सूचकांक का मतलब यह है कि जबरदस्ती कोई काम आपसे, क्योंकि भारत में तो शोषण के विरुद्ध अधिकार, आपने संविधान में पढ़ा होगा अनुच्छेद 23-24 में, कि अगर किसी को जबरदस्ती आप कोई काम नहीं करा सकते हैं। बलात्कार मतलब बलपूर्वक कार्य, अगर आपके पास बल है तो आप मार कर किसी से काम कराइए, वो आप नहीं करवा सकते, ये असंवैधानिक है भारत में। तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जब ये सूचकांक निकाला गया, वैश्विक दासता सूचकांक में टोटल ऑफ कंट्री है 160 देश हैं, और सबसे ज्यादा जो गलत काम इस तरह का हो रहा है, दास बनाकर रखा जा रहा है, वो उत्तरी कोरिया है। जो तनकी साना शाह का नाम हमने लिया, उत्तरी कोरिया। जिंदगी भर होगा, वहां राजतंत्र है, वहां ऐसा तो है नहीं कोई हटा। और एक बड़ी बात, वहां भी चुनाव होता है, आप लोगों को शायद ना पता हो, उत्तरी कोरिया में भी चुनाव होता है, वहां भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सब कोई है। उत्तरी कोरिया में चुनाव होगा, लेकिन कोई उसके सामने खड़ा ही नहीं होगा, वो हर साल खड़ा होगा, खुद जीत जाएगा। जब कोई खड़ा ही नहीं होगा तो क्या मतलब है, हम खड़े हो गए अकेले तो वैसे जीते हैं। इस तरह से हाल है। राजतंत्र का मतलब जिसका शासन हो गया उसका शासन चलता रहेगा, आप उसको हटा नहीं सकते हैं, यही खासियत। शासन प्रणाली कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार से। एक तो राजतंत्र है, दूसरा कुलीन तंत्र है, और तीसरा प्रजातंत्र या गणतंत्र है। तो भारत में कौन सा है? पहले इधर देखिए, इधर बात सुनिए, बात मत करिए ज्यादा। भारत में क्या है? भारत में राजतंत्र है, लोकतंत्र, गणतंत्र या प्रजातंत्र, तीनों एक ही बात है, ठीक है। लोकतंत्र अब तीनों का मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है तीनों का मतलब? राजतंत्र क्या है, कुलीन तंत्र क्या है, और गणतंत्र या प्रजातंत्र लोकतंत्र क्या है? राजतंत्र का मतलब जिसके पिताजी एक बार राजा बन गए, जीवन भर उसी के बच्चे राजा बनेंगे, भले ही वो योग्य हो अयोग्य हो, कोई मतलब नहीं। वो अलग बात है कि कोई दूसरा आया और मार के चला गया, लेकिन जिंदगी भर उसी का बेटा राजा बनेगा। ये क्या हो गया? राजतंत्र हो। कुलीन तंत्र का मतलब यह है जो बड़े कुल वाले लोग हैं किसी देश में, वो उसका शासन करेंगे। कोई समुदाय बड़ा हो गया, कोई लोग सबल हो गए, तो जबरदस्ती शासन करना शुरू कर देंगे। जैसे अभी आप लोगों ने देखा होगा कि अफगानिस्तान से मारकर भगा दिया गया वहां के जो प्रधानमंत्री थे, ठीक है, जो भी वहां के लोग थे, और उन आतंकवादियों से अमेरिका भी हार गया। ये जो अभी अफगानिस्तान से भागे हैं ये लोग, ये आज का युद्ध नहीं है, लगभग 20 साल से चल रहा है। बहुत ऐसा युद्ध हुआ। अमेरिका रूस दुनिया में 2 ऐसे देश हैं जो जिंदगी में लड़ाते रहते हैं। आप लोग क्रीमिया युद्ध पढ़ेंगे, शीत युद्ध पढ़ेंगे, वियतनाम का युद्ध पढ़ेंगे, तो उसमें आपको तब समझ में आएगा कि कितने वर्ड नहीं उनके लिए बोलने के लिए, कैसे देश हैं ये। मतलब खुद ही आग लगाओ, खुद ही पानी लेकर दौड़ो। कहने का मतलब है ना कि जो व्यक्ति गुटखा खिलाएगा वही कैंसर का अस्पताल खोलेगा। पहले गुटखा खिलाकर कैंसर बनाओ, फिर आ जाओ हमारे अस्पताल में, आ जाओ, दवा कर देंगे हम। दोनों चीज है उसके पास। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो वो आपको पैसा देगा, आपको उकसाएगा, आपको हथियार देगा, और धीरे धीरे आपका देश कब्जा कर लेगा। ठीक है, पॉलिसी है ये। तो कोई भी देश अगर वो आत्मनिर्भर नहीं है तो दूसरे देश उसका शोषण अवश्य करेंगे। ठीक है, वही हाल यहां भी है। तो वैश्विक दासता सूचकांक में जो सबसे अपर कंट्री है, सबसे ज्यादा कहां दासता चलती है? उत्तरी कोरिया में। एक खुशी की बात है, भारत में इसकी कोई रैंक नहीं है। ठीक है, भारत में कोई दासता वर्तमान में नहीं है। ठीक है, लिखिए आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक। मजा आ रहा है पढ़ने में? बहुत मजा ना लो, नहीं गड़बड़ हो जाएगा। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक। अरे 8-10 दिन और बाकी है, उसके बाद आप कहां, हम कहां, कौन देखने आता है किसको?
आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक। पिटा नहीं चले पिटा। क्यों नहीं चलेगा? अब तो पेट एसएससी सब चलेगा, जिसको पढ़ना है वो पढ़ेगा। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक का मतलब क्या होता है? आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक भारत में, अगर आप एक काफी चीज नहीं जानते होंगे, अगर आप 100 करोड़ रुपए कमाने लगेंगे तो पहले आप 60 करोड़ सरकार को देंगे, ठीक है? बहुत सारा टैक्स है भारत में। एक टैक्स, एक प्रकार का टैक्स नहीं है। अभी तो जीएसटी लग गया। जीएसटी पढ़ाया नहीं है अभी तक आपको? पढ़ाया गया जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। कितना कितना टाइप का कर है जीएसटी में? 5, 4 पढ़ाएगा क्या? सबसे पहले तो जीरो टाइप आता है, जीरो टाइप वाला। जीरो टाइप में जैसे दूध हो गया, खाने की चीजें हो गई, अंडा हो गया, काफी ऐसी चीजें हैं जो उस पर कोई टैक्स नहीं है, ठीक है? फिर 5% आता है, फिर 12%, फिर 18 और फिर 28%। 28% लगता है विलासिता वाली चीजों पर, लग्जरीज चीज। बढ़िया ब्रांडेड कार लेंगे आप, 28% जीएसटी है, ठीक है? अच्छे मॉल, अच्छे शोरूम में जाएंगे, अच्छे बड़े होटल में जाएंगे, 28% जीएसटी है, ठीक है? और अगर आप दूध लेते हैं, नहीं पुस्तक खरीदते हैं, नहीं तो कोई ऐसा काम करते हैं जो किचन यूज का है, डेली यूज का है, खाने के लिए, तो वहां पर कोई जीएसटी नहीं है। और वो भी लग्जरी में, उसमें भी 28% जीएसटी है। एक बात और है, अगर आप एंड्रॉयड फोन खरीदते हैं, सोचिए, अगर आप एंड्रॉयड फोन खरीदते हैं तो आपको 12% जीएसटी देना है, और अगर आप कीपैड का फोन खरीदते हैं तो 18%, 12% है एंड्रॉयड पर और कीपैड पर 18% जीएसटी। अब पूछिए क्यों? एंड्रॉयड फोन का इस्तेमाल आप करेंगे तो उसमें आपके लाभकारी चीजें भी हैं, कि जैसे अगर कोई ऑनलाइन पढ़ने के काम कर सकता है, उससे कोई अपना ऑनलाइन ट्रेडर बिजनेस भी कर सकता है। सरकार की नीति सही है। क्या हुआ, क्यों बात कर रहे हैं? भारत की जीएसटी किस देश के मॉडल पर आधारित है, कोई बता सकता है? भारत की जीएसटी किस मॉडल पर है? 1954 में सबसे पहले जीएसटी फ्रांस में जरूर शुरू की गई थी, लेकिन भारत में कनाडा की पद्धति की जीएसटी चल रही है, ठीक है? कनाडा की जीएसटी, हम फालतू में अलग चले जाते हैं। तो क्या कहते हैं, अभी इंडिया की यहां पर कोई रैंक नहीं है। हमने क्या लिखवाया है? आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक का मतलब कि आप कितना अर्निंग कर सकते हैं, कैसा पैसा कमा सकते हैं। तो इसमें नंबर ऑफ कंट्री है 180। हाँ, और इसमें फर्स्ट कंट्री है सिंगापुर। अच्छा, दुनिया का ऐसा देश बताइए जहां एक भी खेत नहीं है, आधा बिस्सा भी नहीं, एक विश्वांसी नहीं है, मतलब कुदार से गोड़ने के लिए भी। दुनिया का एक ऐसा कोई देश जहां एक बिस्सा खेत नहीं है, सिंगापुर में। फिर भी देखिए कितना, और क्षेत्रफल क्या, एशिया का ही अपने देश है, एशिया में ही है, ये नहीं कि अलग, एशिया का ही देश है। इतनी जबरदस्त टेक्नोलॉजी, इतनी जबरदस्त खूबसूरती, और इतना मतलब डेवलप्ड कंट्री, इतनी ज्यादा विकसित कि कोई मुकाबला नहीं कर सकता है सिंगापुर का, इतना महत्वपूर्ण है। तो फर्स्ट कंट्री कौन सी है? सिंगापुर। इंडिया नंबर क्या है इसमें? 100 नहीं, इंडियाज रैंक है 131, 131। 131 कौन सा? 131। किसने 121 पढ़ा है? हमें दिखाइए लाके। 131। चलिए बात मत करिए भाई, आधे घंटे क्लास और है, अभी आप लोगों को बहुत कुछ लिखाना है। ये क्या देख रहे हैं? क्या देख लीजिए, देख लीजिए। हमने तो 31 ही पढ़ा था काफी दिन से।
बात मत करिए, देख लीजिए। बिल्कुल किसी से भी मिसप्रिंट हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। 121 भी हो सकता है। आर्थिक स्वतंत्रता 131। हमने एक बार अगर पढ़ लिया तो भूलेंगे नहीं। आप 20 साल हम बताएं, सोते हुए पूछ लीजिए हमसे। वही चीज है ना, आप सोते हुए पूछ लेंगे तो गलत नहीं जाएगा। नहीं याद है तो हम डायरेक्ट बोल देंगे नहीं याद है, और वो चीज आपको नहीं लिखाएंगे जो आप हमें बेवकूफ बना सके। हम अपना बेवकूफ बनने का मौका हम किसी को नहीं देते। भाई साहब बंद करिए फोन जरा। 131 है, सही है। वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक, हाँ हाँ ठीक है। वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में कौन सा रैंक है इंडिया की? 131। यानी अगर आप सिंगापुर में इनकम करना चाहते हैं तो वहां की सरकार को आपको न्यूनतम टैक्स देना हो, न्यूनतम कर देना है, ठीक। लेकिन अगर आप भारत में वही बिजनेस करना चाहते हैं तो फिर आपको तो जितना ऊपर जाएंगे उतना ऊपर आपको टैक्स बढ़ा के देना पड़ेगा। अब अंबानी को तो पता लगता होगा कि कितना टैक्स उनसे माध्यम से जाता है। 100 करोड़ में 40 करोड़ तो सरकार को पहले ही चाहिए। अच्छे रोड पे चल रहे हैं तो रोड टैक्स दीजिए, अपना घर बनवा रहे हैं तो हाउस टैक्स दीजिए, पानी का बिल आ रहा है तो वाटर टैक्स दीजिए, बिजली का बिल आ रहा है तो इलेक्ट्रिक बिल दीजिए, गाड़ी रखे हैं तो उसका मेंटेनेंस टैक्स दे दीजिए, गाड़ी ले रहे हैं तो जीएसटी टैक्स दीजिए, खाना खा रहे हैं तो खाना खाने के ऊपर भी टैक्स है आपका। अच्छा खाना क्यों खा रहे हैं उस पर भी टैक्स दीजिए, गला सड़ा क्यों नहीं खा रहे हैं। काफी चीजें ऐसी हैं कि सरकार का जो टैक्स का पैमाना है, अब जैसे उसमें क्या है कि सबको चाहिए ना, राज्य सरकार को चाहिए, कुछ केंद्र सरकार को चाहिए। अगर आप 1 रुपए की माचिस खरीदते हैं तो उसमें 90 पैसा सरकार को जाता है, पता है आपको? 1 रुपए की माचिस में 90 पैसा सरकार ले जाती है आपका, और वो अप्रत्यक्ष कर है, ठीक है। बहुत से प्रकार से कर है, सेल टैक्स है, एक्साइज टैक्स है, उत्पाद शुल्क है, उपभोक्ता शुल्क, बहुत प्रकार का शुल्क है। अच्छा, जीएसटी में कितने प्रकार के कर को खत्म किया गया है ये नहीं बताया सर? शराब पे नहीं है, पेट्रोल पे नहीं है, काफी चीजों पर और नहीं है। क्यों नहीं है? रीजन क्या है उसका? क्योंकि उतना हम आत्मनिर्भर नहीं है उन चीजों में, ठीक है। ब्रांडेड शराब यहां से नहीं आती है, बाहर से ही आएगी। भारत के पास जितना पेट्रोलियम भारत की क्षमता है उसके पास 1% है बस। जितनी गाड़ियां, जितने मोटर भारत में चलते हैं, अगर भारत के पास देखा जाए तो अपना कितना भंडार है तो उतने का केवल 1% है। तो कैसे आप लगा देंगे उस पर टैक्स? और अगर उस पर टैक्स लगा देंगे तो किसी भी प्रकार के, जैसे पेट्रोलियम में आपको पता है कि कौन कौन कितने प्रकार का टैक्स लगता है। अगर कोई पेट्रोलियम उत्पाद है, मान लीजिए पेट्रोल है, पेट्रोल पर 3 तरह का टैक्स लगता है। पहला तो सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी, ठीक। दूसरा स्टेट गवर्नमेंट लेगी, और तीसरा जो तेल निर्यातक कंपनियां वो भी अपना टैक्स लेती हैं, ठीक है। तो इसलिए इस पर टैक्स नहीं लगाया गया है। और दूसरा है, आप क्या कहते हैं, दूसरा जो हमारा है आबकारी। ये सब आबकारी की श्रेणी में आता है। जितनी भी नशीली चीज है, किसी भी राज्य सरकार का और केंद्र सरकार का सबसे बड़ा आय का स्रोत कौन है? आबकारी है, आबकारी विभाग सबसे ज्यादा इसी से आएगा। दारू, गांजा, चरस, जो भी चीज है। अब तो इसको अनैतिक रूप से मान लिया गया है कि मतलब जो मादक पदार्थ, संवैधानिक रूप से अनुच्छेद 36 या 37 में ऐसा बताया गया है कि जो दवाइयों में या किसी केमिकल में प्रयुक्त होने के अलावा अगर आप अवैध रूप से इसका व्यापार करते हैं तो गैर कानूनी माना जाएगा। हिस्ट्री, ये शायद पॉलिटी में बताया गया, पढ़ाए होंगे आपको आर्टिकल, तो उसमें रहा होगा। अब ये तो बीत गया, अगर भगवान ने चाहा तो अगली बार कोई जीएस का टॉपिक हम आपको पढ़ाएंगे, चाहे हिस्ट्री या फिर पॉलिटी। गोविंद सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं लेकिन समय नहीं है, हमें पता है ना, उनके पास बहुत जानकारी है, लेकिन समय की सीमा है, क्या करेंगे, कोई भी क्या करेगा। कोई गलती इसमें टीचर की बिल्कुल नहीं है, 1%, आधा % भी। समय की सीमा है, उसमें क्या कर सकता है कोई। जितना वो आपको कंटेंट दे रहे हैं वो भी बहुत ज्यादा है, देर तक क्लास लेते हैं आपकी वजह से। तो अब क्या है हम लोगों को पढ़ना? विश्व खुशहाली रिपोर्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व खुशहाली रिपोर्ट, किस देश का व्यक्ति कितना खुश है? कौन सा है? विश्व खुशहाली रिपोर्ट। और इसमें भारत की स्थिति बहुत बुरी है। विश्व खुशहाली रिपोर्ट, ठीक है।
विश्व खुशहाली रिपोर्ट में जो टोटल ऑफ कंट्री है वो कितनी है, कोई बता सकता है? विश्व खुशहाली रिपोर्ट में टोटल ऑफ कंट्री कितनी है? वो है 136, 136, 136। ठीक। और फर्स्ट कंट्री कौन सी है? जिसे जानते हैं आप लोग, कैसे इंतजार में है, कोई अवार्ड जीतने वाला होता है, जितने लोग बैठे हैं हमारा इनाम आएगा, इस तरह मन में उल्लास रहती है। आप लोग इस इंतजार में है किसका नाम आ रहा है? नहीं, तो वो कंट्री है फिनलैंड। फिनलैंड हर मामले में सुखी है वो, फिनलैंड। ठीक है। टोटल ऑफ कंट्री कितनी है? 36। टोटल ऑफ कंट्री 136। सबसे खुशी देश कौन सा है? फिनलैंड। और इंडिया की रैंक है इसमें, यानी भारत से ज्यादा खुशी पाकिस्तान वाले हैं, श्रीलंका वाले हैं, नेपाल वाले हैं, इंडोनेशिया वाले, म्यांमार, भूटान, बांग्लादेश, बर्मा, हैती, जमैका, ब्रुनई, ऐसे देश जो छोटे छोटे, वो भी भारत से ज्यादा खुशी हैं। पड़ोसी खुश। उसका कारण भी है ना, भारत की जनसंख्या देखो बहुत ज्यादा है। किसी देश की जनसंख्या अगर ज्यादा है और आय के साधन कम है तो आपको परेशानी होनी ही होनी। अच्छा मान लीजिए किसी के घर में 5 थाली है, 20 लोग खाने वाले हैं, तो जब पहले वो खा लेंगे तभी तो आपको मिलेगा। 20 लोग हैं खाने वाले और 50 थाली है, तो चाहे 2 लेकर बैठिए चाहे 5 लेकर बैठिए, क्या दिक्कत है? वही हाल है, संसाधन कम है, जनसंख्या ज्यादा है। अब पिताजी के पास 5 बीघा जमीन थी, बच्चे 6 हैं उनके पास, तो 1-1 बीघा भी नहीं मिलेगा, समस्या तो आएगी ही आएगी। अब संसाधन उतना बढ़े, जनसंख्या का कोई दिक्कत नहीं है, संसाधन कम होगा जनसंख्या बढ़ेगी तो स्वाभाविक है कि देश भी पीछे जाएगा। अब सरकार को 2 चाइल्ड पॉलिसी जरूरी है लगाना। अभी चीन में था कि चीन में पॉलिसी लगाने के बाद एक नुकसान हुआ कि वहां जो युवा थे उनकी संख्या कम हो गई, वृद्धों की संख्या ज्यादा हो गई। ठीक है। अब बच्चे पैदा नहीं हुए, जो बूढ़े थे वो बूढ़े होते चले गए, धीरे धीरे बूढ़े ज्यादा हो गए, बच्चे कम हो गए। और हर देश का अपना लाइफ इंडेक्स होता है, जीवन प्रत्याशा की दर। आप लोगों को पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? लाइफ इंडेक्स, जीवन प्रत्याशा की दर, लाइफ एक्सेप्टेंसी एट बर्थ, जो कहता है जीवन प्रत्याशा की दर। चलिए टॉपिक आपको समझा रहे हैं, लाइफ एक्सेप्टेंसी एट बर्थ, जीवन प्रत्याशा की दर। यह भी इकोनॉमिक्स का टॉपिक है। जीवन प्रत्याशा की दर का मतलब, कोई व्यक्ति भारत में जब पैदा होता है तो पैदा होने के बाद में अनुमान लगाया जाता है कि वो कितने साल जिएगा, इसको कहता है जीवन प्रत्याशा की दर। यानी किसी देश को विकसित होने के लिए महत्वपूर्ण पहलू में जीवन प्रत्याशा की दर भी आती है। उसकी आर्थिक उन्नति, उसकी जीवन प्रत्याशा की दर और उसके वर्तमान में जो भौगोलिक दृष्टिकोण है, इन सबका प्रभाव ज्यादा पड़ता है। तो भारत में आज वर्तमान में कोई व्यक्ति जो पैदा होता है तो उसका जीने का अनुमान लगाया जाता है 68 साल 4 महीना, 68 साल 4 महीना। अनुमानित जो एवरेज हम बता रहे हैं। अगर कोई 100 साल जीता, कोई 50 में भी तो मर जाता है, कोई 50 में भी मर जाएगा। मतलब ये एक अनुमानित है कि यहाँ की जो भौगोलिक चीजें हैं, भौगोलिक इकाइयां हैं, और उसके बाद में यहाँ का जो रहन सहन है, रख रखाव है, और जिस प्रकार का उनको खाने पीने का और रहने का संसाधन मिलता है, उसके हिसाब से वो कितने साल जिएंगे? 68 साल 4 महीने तक। अफ्रीका के बहुत सी कंट्री ऐसी हैं जिनकी जीवन प्रत्याशा की दर 32 साल है। जानते हैं आप? सोमालिया है एक देश है, सोमालिया। 32 साल मतलब अनुमानित लगाया था कि एक आदमी 32 साल जिएगा। खाने की समस्या है, प्रदूषण ज्यादा है। अब आप दिल्ली में रहेंगे तो वैसे 4 साल आपकी जिंदगी कम हो जाएगी, इतना प्रदूषण है, दिखेगा नहीं, समस्या ज्यादा है। दुनिया में सबसे ज्यादा जीवन प्रत्याशा की दर होती है, जानते हैं कहां? जापान में। 90 के ऊपर, 90 प्लस। वहां हर चीज की अच्छी संभावनाएं हैं, वहां की रहन सहन की व्यवस्था भी अच्छी है, विकसित देश है, हर प्रकार से रख रखाव ज्यादा अच्छे हैं। तो इस सब चीजों का काफी ज्यादा प्रभाव पड़ता है। हालांकि आपके पेपर में आएगा नहीं आएगा, ये सब IAS PCS लेवल की चीजें हैं, आप लोग को इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। वैसे जी सही है। तो आप लोगों ने क्या लिखा? विश्व खुशहाली रिपोर्ट। तो उसमें पहला देश कौन सा है? इंडिया की रैंक क्या है?
ठीक। अब लिखिए वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट। कहाँ की हवा कितनी शुद्ध है? वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट कहाँ की हवा मतलब कितनी ज्यादा शुद्ध है? सर जो अमेज़न के जंगल के बगल में जो सहारा वो पड़ता होगा, जो देश पड़ता होगा वही वही है? बंद कर दे इसको, वैसे बोल के लिखा, कोई दिक्कत नहीं। चलो लिखो, ऐसे लिख लीजिए आप लोग। लिखना जरूरी है कि यहाँ जरूरी है डिजिटल बोर्ड? अमेज़न जंगल है, हाँ। उसके बगल में उसका पड़ोसी जो देश होगा वहाँ की हवा सबसे शुद्ध होगी। ऑक्सीजन अमेजॉन जितना बड़ा भारत देश है उसके कई गुना बड़ा भारत केवल अकेला जंगल है। पूरा भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है और अमेजॉन का जंगल भारत के क्षेत्रफल से भी कई गुना ज्यादा है। बहुत से देश उसके किनारे आते हैं। तो जो अभी क्या लिखा आप लोगों ने? वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स। वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स में सबसे जो टोटल ऑफ कंट्री है वो 131 है, 131, 131। चाड एक, हाँ चाड एक अफ्रीकी देश है। अच्छा है, चाड छोटा सा देश है लेकिन वहां की हवा शुद्ध है सबसे ज्यादा। चा पे बड़ा की मात्रा और डा, चाड। और इंडिया की रैंक 8वीं है। इंडियाज रैंक 8। कोई शिक्षक महोदय आएंगे कि नहीं ये भी नहीं समझ में आ रहा है। अब आप लोग अच्छे से बात कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। नहीं अब वो तो